हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वेक्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 के लिए। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कंसेप्ट को देख लेंगे, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे। बच्चों, इससे पहले हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब लेक्चर 2 चलेंगे। क्लास 12 चल रहा है। एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कंसेप्ट को देखते हैं। आइए देखते हैं कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 10.2। और ये खास बात बताते हैं दोस्त, हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेके चलेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। आइए देखिए यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सदिशों का बीजगणित। पहला क्या है, कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 10.2 अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सदिशों का बीजगणित। अब इसमें से कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। ए वेक्टर ए बी सिंपली मीन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। कहने का मतलब हुआ, जैसे कहीं लिखा हुआ है ए से बी, यहाँ ए लिखिए, यहाँ पर बी। सिंपली मीन ए से बी, यही तुम्हारा क्या है, वेक्टर है। यानी कहीं लिखा हुआ वेक्टर ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पॉइंट ए से कहाँ तक, बी तक। यानी डिस्प्लेसमेंट को ही शो करता है। यानी कह सकते इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही क्या, एक प्रकार से वेक्टर है। आप जानते हैं वेक्टर का एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ओके, आइए सदिश वेक्टर ए बी से साधारणतः हमारा तात्पर्य है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक का विस्थापन। ओके दोस्त, आइए एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिश का योगफल। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है सदिश का योगफल। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी। अब जैसे कि यहाँ देखो, सदिश का योगफल कैसे निकालते हैं, ए से बी, बी से सी। अब वेक्टर ए बी को मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी से सी को मान लेते हैं वेक्टर बी, और वेक्टर ए से सी को मान लेते हैं वेक्टर ए प्लस बी। कोई दिक्कत क्यों, ए से बी गया, बी से सी गया, यानी इनिशियल टू कहाँ जाएगा, फाइनल जाएगा मेरे दोस्त। आइए डिफरेंस ऑफ वेक्टर, सदिशों का अंतर। अब सदिश का अंतर पढ़ते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर ए बी सी कोई वेक्टर, कोई ट्रायंगल है। ए से बी वेक्टर ए शो कर रहा है, बी से सी वेक्टर बी शो कर रहा है। अब ए से सी वेक्टर ए प्लस बी शो करेगा, क्यों, इनिशियल टू फाइनल। अब यहाँ पर बात कीजिए, अब मान लो जितना दूरी ये है वही दूरी अगर इसके विपरीत जाएंगे तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वेक्टर बी लिखोगे। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या होगा, ए माइनस बी, क्यों, इनिशियल टू फाइनल। ए से बी, बी से सी, इनिशियल टू फाइनल। ये दोनों को ऐड होके यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होगा दोस्त, ए सी होगा। ध्यान दीजिएगा आप, ए से बी, बी से सी, इनिशियल टू फाइनल। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी। ए बी का ए बी, बी सी का बी सी। ए सी को हम अगर अपोजिट करके लिखेंगे, माइनस ऑफ सी ए लिख सकते हैं, माइनस ऑफ सी ए बी बी सी। अब माइनस सी ए को हम अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस सी ए लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्त, प्लस सी ए लिखा जाएगा। ए बी बी सी माइनस ए सी, यानी सी ए को हम अगर लिखना चाहेंगे माइनस ए सी लिख सकते हैं। ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, माइनस ए सी। जीरो को हम जीरो वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब मान लो ये तो हो गया, फिर ए बी, बी सी, माइनस ए सी। अब जीरो वेक्टर को हम
ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, आपको कुछ देर पहले पढ़ाए भी हैं, यानी पहला लेक्चर में आपको। ये सब तरीका क्या है, ट्रायंगल लॉ का नियम है सब, ठीक है। तो बच्चों ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स भी बना सकते हैं। आइए अगला देखते हैं कंसेप्ट। आइए मेरे दोस्त कुछ आगे कंसेप्ट को देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी और ये डी। ए से बी गया, बी से सी गया और ए से सी गया। इसको वेक्टर ए बोलेंगे, इसको वेक्टर बी बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे दोस्त, वेक्टर ए प्लस बी बोलेंगे। कोई दिक्कत? ए से डी गया, डी से सी गया, ए से सी गया, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। तो फाइनली यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, बी प्लस ए या ए प्लस बी। अब है उसके बाद दोस्त कंसेप्ट क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग के गुणधर्म। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है समझिए, क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम क्या है समझिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हम लोग बोल सकते हैं। यही है क्रम विनिमयता नियम। उसके बाद देखिएगा आगे एसोसिएटिव नियम क्या होता है। देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट बंद वेक्टर सी, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट स्टार्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। 3 नंबर में क्या है, वेक्टर ए प्लस 0 या 0 प्लस वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए होगा। या वेक्टर ए ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। और एक कंसेप्ट है ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लगा सकते हो MVVI, ठीक है। लेमडा इंटू वेक्टर ए यानी मॉडुलस ऑफ लेमडा इंटू वेक्टर ए। तो दोस्त लेमडा को साइड कर दो, वेक्टर ए का मॉडुलस होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश के घटक। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एक सदिश के घटक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 0 है, x है, y है और यहाँ पर z है। तो मेरे दोस्त x वाले टर्म को xi कैप बोल सकते हैं, y एक्सिस में yj कैप बोल सकते हैं, z एक्सिस में z के कैप बोल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, वेक्टर r है, इसको किससे पोजीशन वेक्टर के शो करते हो, वेक्टर मान लो r से। यहाँ मान लो p है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त, x y z है। तो वेक्टर r बराबर मान लेते हैं xi कैप yj कैप z के कैप। कोई दिक्कत? तो x y z r स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वेश्चन में कहेगा कि स्केलर कंपोनेंट बताइए, तो वेक्टर r बराबर मान लो ऐसा टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर x y z जो होता है उसको हम लोग स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। स्केलर कंपोनेंट का मतलब हुआ अदिश घटक। क्या हुआ, अदिश घटक। इस स्केलर कंपोनेंट का हिंदी क्या होगा दोस्त, अदिश घटक। क्या होगा, अदिश घटक। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, वेक्टर कंपोनेंट, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप आर कंपोनेंट ऑफ, यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ आर। बढ़िया समझिएगा, यानी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे। किसका, वेक्टर आर का।
यानी डायरेक्शन के साथ अगर लिखोगे उसको हम लोग वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे। डायरेक्शन के साथ नहीं लिखोगे, सिर्फ आप स्केलर के टर्म में लिखोगे यानी कांस्टेंट के टर्म में लिखोगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर कंपोनेंट। तो आइए बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। मान लेते हैं वेक्टर r बराबर दिया हुआ है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत। लेट वेक्टर a बराबर a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप। मान लेते हैं दोस्त, क्या माने हम लोग, वेक्टर a बराबर a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप मान लेते हैं, मान लिए, कोई दिक्कत। वेक्टर b बराबर मान लेते हैं a2 आई कैप b2 जे कैप c2 के कैप। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे क्या है, सम। अगर मान लो हमारे पास दो वेक्टर इस टाइप का दिया हुआ है, पहला कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सम। सम कैसे होगा, सिंपल सा बात है, वेक्टर a प्लस बी a1 प्लस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 जे कैप c1 प्लस c2 के कैप। अब दोस्त समझने का प्रयास करना, ये दोनों का सम है। क्या है, दोनों का सम, a1 प्लस a2 आई कैप b1 प्लस b2 जे कैप c1 प्लस c2 के कैप। कोई दिक्कत। आइए अगला देखते हैं, डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं दोस्त, सिंपल सा कंसेप्ट है, वेक्टर a में वेक्टर b को घटाना है। तो वेक्टर a में वेक्टर b को कैसे घटाएंगे, a1 में a2 घटेगा, अर्थात a1 माइनस a2 आई कैप b1 माइनस b2 जे कैप c1 माइनस c2 के कैप। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग कुछ और कंसेप्ट को देखते हैं, इसका नाम क्या है, यहाँ पर देखिए, वेक्टर a और वेक्टर b आर इक्वल। वेक्टर a और वेक्टर b आर इक्वल। अगर वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल होगा तो क्या होगा, वेक्टर a और वेक्टर b इक्वल होगा तो क्या होगा, कब होगा, कंडीशन बताइए। दो वेक्टर इक्वल होगा उसके लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि वेक्टर a बराबर वेक्टर यानी a1 बराबर a2 हो, b1 बराबर b2 हो, c1 बराबर c2 हो। कहने का मतलब हुआ तीन वेक्टर बराबर होगा। कब बराबर होगा दोस्त, तीनों वेक्टर बराबर कब होगा, जब a1 बराबर a2 b1 बराबर b2 c1 बराबर c2 हो। चौथा नंबर में क्या है दोस्त, लेट लेमडा बराबर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, लेमडा बराबर स्केलर क्वांटिटी। तब हम कहेंगे लेमडा इंटू वेक्टर ए बताइए, लेमडा इंटू वेक्टर ए बताइए। तो क्या लिखोगे, लेमडा इंटू वेक्टर ए का मान क्या है, a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप। कोई दिक्कत। अब लेमडा इंटू वेक्टर ए आई कैप, लेमडा इंटू b1 जे कैप, लेमडा इंटू c1 के कैप। ये है हमारा कंसेप्ट। अभी और भी कंसेप्ट है 10.2 के लिए, यानी एक्सरसाइज बनाने से पहले अगर आप कंसेप्ट को कम से कम देख लेते हैं, मेरा गारंटी है आपको मज़ा आ जाएगा दोस्त। आप देखिए कम से कम पहले। आइए दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं कंसेप्ट क्या है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर। मान लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, कोई दो वेक्टर है, ठीक है। एम और के, यहाँ पर क्या है दोस्त, के है, क्या है, के। आर स्केलर क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट है। यहाँ पर ए और बी कोई दो वेक्टर है, एम और के क्या है, कोई स्केलर क्वांटिटी है। तब जाके कांस्टेंट इंटू वेक्टर ए प्लस कांस्टेंट इंटू वेक्टर ए, हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए कॉमन लेके के प्लस एम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है, के इंटू एम इंटू वेक्टर ए बराबर एम इंटू के इंटू वेक्टर ए। तीसरा क्या है दोस्त,
के इंटू वेक्टर ए प्लस बी बराबर के इंटू वेक्टर ए प्लस के इंटू वेक्टर बी लिख सकते हैं। टू वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी आर कोलिनियर, दो सदिश ए और बी संरेखी होंगे। यानी कंसेप्ट क्या कहता है, कोई दो वेक्टर कोलिनियर कब होगा, संरेख कब होगा, उसके लिए क्या शर्त है। तो आप जवाब दीजिएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी हो, या नहीं तो वेक्टर बी बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए हो। ये दोनों कंडीशन किसका है, कोलिनियर का कंसेप्ट है। इसके बाद देखो दोस्त, मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, वेक्टर बी बराबर a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप आर कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर है। कब होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। यानी कोई दो वेक्टर कोलिनियर होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर कब होगा, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 अगर ऐसा होता है तब ये क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। आइए दोस्त आगे देखते हैं। इफ वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, देन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, तब जाके a1 b1 c1 क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, किसका, वेक्टर ए का। उसी को हिंदी में लिखे हैं, यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, तब a1 b1 c1 सदिश वेक्टर ए का दिक् अनुपात है। यानी डायरेक्शन रेशियो को हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात। कोई दिक्कत, अगर मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप है, उनका हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो भैया आपको क्या होना चाहिए, वेक्टर यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ये शर्त है इसमें, जब तक यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो डायरेक्शन कोसाइन आपका नहीं निकलेगा। अगर मान लो वेक्टर ए आपका क्या है, यूनिट वेक्टर है, तब यहाँ पर a1 b1 c1 आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए कहलाएगा। तो यहाँ पर दो बात क्लियर है, अगर वेक्टर ये सिंपल है, कुछ नहीं किया हुआ है, तो वो आपका डायरेक्शन रेशियो देगा। अगर वेक्टर ए आपका, अगर वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्या है दोस्त, यूनिट वेक्टर है, तब वहाँ पर आपको क्या देगा, डायरेक्शन कोसाइन देगा। क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया, कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। तो दिक डायरेक्शन कोसाइन को हम बोल सकते हैं दिक कोसाइन, ठीक है, ये तो सिंपल है। आइए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश क्या है दोस्त, देखिए P से Q क्या चल रहा है, P से Q चल रहा है। P से Q जाने का मतलब हुआ वेक्टर P से Q, यानी इनिशियल आपका ये है और फाइनल आपका Q है। इनिशियल टू फाइनल अगर जाना चाहते हैं तो फाइनल वाला में घटाना है, अर्थात x2 माइनस x1 क्या होगा दोस्त, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। अब इनका मॉडुलस चाहिए, तो कुछ नहीं करना है दोस्त, बस मॉडुलस लगा देना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, मॉडुलस PQ निकला। क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, आगे देखेंगे हम लोग कंसेप्ट, लिखिए इसको। आइए दोस्त इसको हम लोग देखते हैं। 10.2 का कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सबसे
लास्ट फ्लाइट है, इस फ्लाइट के बाद कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग सवाल को देखेंगे, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। सेक्शन फार्मूला, खंड सूत्र पढ़ेंगे हम लोग। इंटरनली सेक्शन फार्मूला क्या होता है इसको देखेंगे। मान लेते हैं ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी बिंदु का पोजीशन वेक्टर बी है, तो एम और एन क्या है, अनुपात में यानी रेशियो में तोड़ता है, एम रेशियो एन में बांटता है, ठीक है। तब यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे, एम गुना वेक्टर बी प्लस एन गुना वेक्टर ए बटे एम प्लस एन। कैसे लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर देखो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एक्सटर्नली सेक्शन फार्मूला में क्या है, मान लो बाहर विभाजन करे, अंतः विभाजन नहीं, बाह्य विभाजन हो, तब यहाँ पर ए के लिए पोजीशन वेक्टर ए, बी के लिए बी, आर के लिए स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का एम रेशियो और यहाँ से यहाँ तक का एन रेशियो, क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दो मेरे दोस्त, अब इसका पोजीशन वेक्टर आर निकालना है, सेम यही चीज़ लिखेंगे लेकिन यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है, एम माइनस एन, कोई दिक्कत। अब एक सीखेंगे हम लोग, आर बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मान लेते हैं पी क्यू का एग्जैक्ट बीच में है आर, तब पोजीशन वेक्टर आर कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बटे 2, बस सिंपल आंसर हो गया। ये हमारा कंसेप्ट हुआ। अब हम लोग 10.2 के सवाल को देखते हैं। आइए दोस्त, अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के सवाल को देखते हैं। 17 सवाल है, 17 स्लाइड में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आइए, 1 नंबर का सवाल क्या है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। क्या करना है हमको, मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा सवाल है। देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका हमको निकालना है मैग्नीट्यूड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, रूट अंडर आई के आगे में 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 है आगे में 1 का स्क्वायर। मेरे दोस्त सिंपल सा 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो लिखेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल सा कंसेप्ट है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इनको कैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना। चलिए इधर देखिए, अब वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, सिंपल सा सवाल है, 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1/√3 का स्क्वायर। मेरे दोस्त सिंपल सा सवाल है, 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा प्लस 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा, 3/3। 3/3 कट करके क्या होगा दोस्त, यानी एलसीएम लिया, 1 + 1 + 1 हो जाएगा, एलसीएम तो 3 हो जाएगा नीचे में, तो कट करके 1 का वर्गमूल 1,
और ये आपका आंसर हुआ। नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त सवाल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। 10.2 पर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 10.2। कौन सा एक्सरसाइज है दोस्त? 10.2। ओके, आइए। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। क्या कहता है? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी दो डिफरेंट वेक्टर तो लिखना है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट कंसीडर एन एग्जाम्पल। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कौन सा एग्जाम्पल होगा? ध्यान दीजिएगा। लेट वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर देते हैं तो डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना। यही आपका एग्जाम्पल। कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम्पल यही होगा, आप कुछ भी दे सकते हैं एग्जाम्पल। आइए 2 नंबर। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम हो लेकिन डिफरेंट वेक्टर हो तो मैग्नीट्यूड अलग कर देते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप 4k कैप, ठीक है। और वेक्टर बी मान लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? डिफरेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन। तो मान लेते हैं सेम डायरेक्शन सिर्फ होना चाहिए, वेक्टर डिफरेंट। मान लो यहाँ पर 4i कैप 5j कैप 6k कैप। देखो क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना। इसका मैग्नीट्यूड अलग, इसका मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा। ये भी क्या एक सॉल्यूशन हो गया। आप कुछ भी लिख सकते हो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi के प्लस yj के बार इक्वल। ये दोनों वेक्टर क्या है? इक्वल है। और कहता है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन वेक्टर दोनों क्या है? इक्वल है। आइए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों क्या है दोस्त? बराबर है। क्या नाम है उसका? 2i कैप 3j कैप बराबर xi कैप yj कैप। 2 बराबर x 3 बराबर y। कोई दो वेक्टर बराबर कब होता है? i का कंपोनेंट i के बराबर, j का कंपोनेंट j के बराबर। इसका मतलब हुआ 2 बराबर x अर्थात x बराबर 2 और 3 बराबर y तो y बराबर 3। हैंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए दोस्त सवाल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 और टर्मिनल पॉइंट -5 7। इसका मतलब क्या हुआ समझिए। एक वेक्टर यानी एक स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट हमको तो निकालना है,
लेकिन आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है वो देखिए। मान लेते हैं ए का इनिशियल पॉइंट 2 1, बी का फाइनल पॉइंट -5 7। ए से बी गया, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ए से बी गया है ना, इनिशियल टू फाइनल। अब मेरे भाई बताओ, अगर वेक्टर हमको ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, बी का कोऑर्डिनेट -5 7। अब हमको चाहिए क्या, वेक्टर ए बी। क्या चाहिए, वेक्टर ए बी। ए से बी जाइए, मतलब बी में घटेगा। -5 में -2 गया, आई कैप प्लस 7 में 1 गया, जे कैप -7 आई कैप 6 जे कैप। और ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए बराबर बी बराबर सी बराबर दिया हुआ है, इसका सम निकालना है दोस्त। तो यहां लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर बी बराबर -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके, वेक्टर सी बराबर आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा दोस्त। आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। इसका सम चाहिए। तो मेरे दोस्त सम कैसे निकालते हैं, सम का मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी। देखो मेरे दोस्त, आई प्लस आई -2 आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। हम क्या करते हैं, आई वाला टर्म को एक जगह लिख देते हैं, ठीक है। आई तो सीधा लिख दो नहीं यार, सिंपल तो है, 0 × आई कैप हो जाएगा। देखो मेरे दोस्त, -2 -6 कितना हो गया, -8 हो गया। -2 -6 -8 प्लस 4, तो -4 जे, ठीक है, -4 जे कैप। अब आगे देखिएगा, 5 1 6 और यहाँ -7 के है। तो बताओ मेरे दोस्त, 5 1 6 हो जाएगा और यहाँ -7, तो 1 घटेगा, यानी -1 बचेगा अभी भी, माइनस के कैप। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए। देखो मेरे दोस्त, मेहनत बहुत लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए दोस्त, सवाल नंबर 7 को देखते हैं हम लोग, है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा सवाल है। लिखेंगे लेट वेक्टर ए बराबर क्या दिया हुआ दोस्त, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है, आई कैप जे कैप प्लस 2 के कैप बटे मॉडुलस ए। तो आई के आगे में 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, के आगे में 2 है तो 2 का स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है दोस्त। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 4।
तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप रूट अंडर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ए कैप बराबर 1/√6 आई कैप 1/√6 जे कैप 2/√6 के कैप, और ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब इसके बाद एक सवाल है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6। यानी दो वेक्टर है, सॉरी दो पॉइंट है जिनका मान पता है, एक है P एक है Q। जाना है आपका P से Q। P का कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3, यहाँ पर क्या होगा दोस्त 4 5 6। अब बताओ पहले वेक्टर PQ निकालना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर PQ निकालेंगे। PQ कैसे निकालेंगे, फाइनल में इनिशियल को घटाना है। तो 4 में 1 गया, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 1 आई कैप 5 - 2 जे कैप 6 - 3 के कैप 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, और ये हमारा आंसर। सॉरी आंसर अभी नहीं निकला क्योंकि हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, लिखेंगे यहाँ पर PQ का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर PQ बटे मॉडुलस ऑफ PQ। तो मेरे दोस्त आप वेक्टर PQ कैसे लिखेंगे, जो है उसको लिख देंगे 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप बटे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फाइनली लिखेंगे हम लोग 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा दोस्त, 3 का स्क्वायर 9 + 9 + 9, तो यहाँ पर 27 लिख सकते हैं। अब बताओ अगला स्टेप क्या लिखोगे, 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप बटे 27 का मतलब होता है 3√3। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर PQ का कैप, इसको इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा 1/√3 आई कैप 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या कहीं दिक्कत है तो बताइएगा। आप कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा दोस्त। कहीं अगर गलती होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम कोई भगवान नहीं है, कोशिश हम कर रहे हैं सिर्फ। चलिए इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन क्या है, फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप - जे कैप + 2 के कैप एंड वेक्टर बी बराबर आई कैप - आई कैप + जे कैप - के कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया दोस्त। फॉर गिवन वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप - जे कैप + 2 के कैप और वेक्टर बी बराबर -आई कैप + जे कैप - के कैप, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए + बी। देखो दोस्त हमको यूनिट वेक्टर तो निकालना है, लेकिन ए + बी के अलोंग, है ना। तो ए + बी पहले निकाल लेते हैं। मान लेते हैं लेट
वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है दोस्त? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस वेक्टर बी क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ओके, 2i कैप माइनस आई कैप, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, तो भैया 0 जे कैप हो जाएगा, है ना। कट गया, क्या हो गया? कट गया, दोनों तो कट गया ना। तो अब देखो मेरे भाई, 2k कैप माइनस के कैप क्या बचेगा? प्लस के कैप। ओके, तो अब मेरे दोस्त बताओ, वेक्टर सी बराबर तो निकल गया आई कैप 0 जे कैप प्लस के कैप। ओके, अब देखो मेरे दोस्त, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, अर्थात सी का मॉडुलस निकाल लेते हैं। क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 0 प्लस 1 √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमको क्या चाहिए? सी कैप, इसीलिए सी कैप बराबर क्या होगा? वेक्टर सी बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। तो वेक्टर सी क्या है मेरे दोस्त? आई कैप 0 जे कैप के कैप बटे मॉडुलस ऑफ सी, तो क्या निकलेगा? √2। अलग अलग डिवाइड करना चाहोगे तो कर सकते हो। 1 बाय √2 आई कैप, ये 0 इंटू जे कैप ही होगा, 1 बाय √2 के कैप, और ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब सवाल नंबर 10 को देखिए। फाइंड ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। इसको बनाते हैं दोस्त हम लोग। फाइंड ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं लेट वेक्टर ए बराबर क्या है? 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, तो हमको फाइंड ये वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। 8 यूनिट का मतलब क्या हुआ? 8 गुना 1, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उस यूनिट वेक्टर में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं दोस्त। वेक्टर ए का क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 1 5 25 5 30। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। अब लिखेंगे यहाँ पर ए कैप। क्या लिखेंगे दोस्त? ए कैप। ए कैप क्या होगा? वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है? 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। क्या निकलेगा? √30। 5 बटे √30 आई कैप 1 बटे √30 जे कैप 2 बाय √30 के कैप। ये क्या निकला? ए कैप। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? विच हैज 8 यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी 8 गुना 1। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेक्टर हैविंग 8 यूनिट
मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा 8 गुना ए कैप, मतलब ए कैप में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना ए कैप। ए कैप का मान क्या है दोस्त, यही है 5/√30 आई कैप 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। अब 8 से गुना करो, 8 पंचे 40 √30 आई कैप माइनस 1। अब यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8/√30 जे कैप प्लस 8 दूना 16 √30 के कैप, और ये हमारा आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त सवाल नंबर 11 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन समझिए। सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप आर कोलिनियर। ये दोनों कोलिनियर होगा, ये हमको दिखाना है ना। तो सिंपल सा सवाल है, आइए सॉल्यूशन। लेट वेक्टर ए बराबर 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर बी बराबर -4i कैप 6j कैप -8k कैप। ये दोनों वेक्टर दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर ही दिखाना है, तो लिखेंगे हेयर a1/a2 क्या होगा दोस्त, 2/-4 कट करके क्या मिला 1/2, b1/b2 -3/6 कट करके मिलेगा 1/2, c1/c2 4/-8 कट के निकला 1/2। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये तीनों बराबर हो गया, तो इसका मतलब हैंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, और यही तो प्रूव्ड करना था। हो गया प्रूव। आइए आगे देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर निकालिए, तब निकलेगा डायरेक्शन कोसाइन। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट वेक्टर ए बराबर क्या है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको मॉडुलस का जरूरत पड़ेगा, तो मॉडुलस निकाल लो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा। ये निकल गया वेक्टर ये। तो लिखेंगे यहाँ पर ए कैप, तो ए कैप का फार्मूला क्या होता है वेक्टर ए बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर क्या है आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए √14, 1/√14 आई कैप 2/√14 j कैप 3/√14 k कैप। अब हमको क्या चाहिए दोस्त, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन तो यही सब निकल गया, तो हैंस DCS ऑफ वेक्टर ए आर क्या क्या निकला दोस्त,
1/√14, 2/√14, 3/√14 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग का सवाल एक और है, उसको देखिए। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। एक हम लोग को क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन फिर कैसे निकलेगा, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो मेरे दोस्त सबसे पहले आप क्या करो, वेक्टर ए से बी निकाल लो। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 2 -3। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -2 1। ए से बी जा रहा है, फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी जाना है, राइट। तो आप बताओ मेरे भाई, वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा। वेक्टर ए बी निकालने का कंसेप्ट क्या होगा, ए से बी में जाना है तो -1 में 1 घटा, तो -1 में 1 घटा आई कैप, -2 में 2 घटा जे कैप, 1 में 3 घटा तो +3 हो जाएगा के कैप। फिर से समझिए, -1 में 1 गया, -2 में 2 गया, -1 में -3 तो +3 हो गया। क्या लिखोगे यहाँ पर, -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप। अब हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब ए बी का यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, 4 36, 36 का वर्गमूल 6। अब हमको निकालना है ए बी का कैप, वेक्टर ए बी बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी क्या है हमारा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, -2 आई कैप, -4 जे कैप, +4 के कैप बटे रूट अंडर -2 का स्क्वायर। ये तो निकाल लिए हैं दोस्त, हम तो निकाल लिए हैं, 6 है। अलग अलग डिवाइड करो, -2 बटे 6 आई कैप, -4 बटे 6 जे कैप, 4 बटे 6 के कैप। तो मेरे दोस्त ए बी का कैप क्या हो गया, -1/3 आई कैप, -2/3 जे कैप, 2/3 के कैप। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ लिखेंगे हैंस DCS ऑफ वेक्टर ए आर क्या क्या निकला है दोस्त, -1/3, -2/3 और ये गो 2/3 और ये आपका आंसर। इसको नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त सवाल नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता समझिए, सो दैट द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY OZ। कहता है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं वो क्या है, वेक्टर ए का नाम क्या है, आई कैप जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। इसको X, इसको Y, इसको Z मान लेते हैं, ठीक है। कहता है ये जो वेक्टर A है X के साथ, Y के साथ और Z के साथ समान एंगल बनाता है, इक्वली इंक्लाइंड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन सेम है इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली इंक्लाइंड है। आइए निकालते हैं। लेट वेक्टर ए बराबर
आई कैप जे कैप के कैप। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 √3। क्या कोई दिक्कत? इसीलिए ए कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है बाबू, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है, √3। क्या लिखोगे, 1/√3 आई कैप 1/√3 जे कैप 1/√3 के कैप। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ तक समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या क्या निकला, तो लिखेंगे यहाँ पर DRS ऑफ वेक्टर ए आर 1/√3 1/√3 तीनों का निकल गया 1/√3 1/√3 1/√3। ठीक है दोस्त। अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हेंस वेक्टर ए इक्वली inclined to the axis of OX, OY and OZ। ओके दोस्त, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए इस सवाल को देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P and Q whose position vector are I cap plus 2j cap minus k cap and minus I cap plus j cap plus k cap respectively in the ratio 2:1। तो दोस्त सिंपल सा सवाल है, आइए 1 नंबर में बनाएंगे इंटरनली। फिगर सिंपल सा फिगर है, आप बड़ा बना सकते हो फिगर। ठीक है, आर का क्या है पोजीशन वेक्टर, आर ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर बताइए, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। 1 मिनट देख लेते हैं, कटता तो नहीं है? नहीं कट रहा। ठीक है दोस्त, अब बताओ इसका पोजीशन वेक्टर आर निकालना है तो कैसे लिखेंगे। रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। सिंपल सा सवाल है दोस्त। 2 गुना दिस 1 गुना दिस बटे 2 + 1। तो लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर बराबर 2 गुना माइनस आई कैप जे कैप के कैप प्लस 1 गुना दिस आई कैप 2j कैप माइनस के कैप बटे 2 + 1 माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। क्या हो जाएगा, i कैप 2j कैप माइनस k कैप बटे 2 + 1 3। अब देखो दोस्त सिंपल सा सवाल है, माइनस 2i कैप प्लस आई कैप, तो माइनस आई कैप 2j कैप 4j कैप 2k कैप माइनस k कैप, तो प्लस k कैप बटे 3।
अब अलग अलग डिवाइड करना चाहोगे तो कर सकते हो। 1/3 आई कैप, 4/3 जे कैप, 1/3 के कैप, और ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला सवाल क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड। क्या है दोस्त, एक्सटर्नली डिवाइड। एक्सटर्नली, तो सेम सवाल है दोस्त, यहाँ पर प्लस है तो क्या देना है, माइनस। तो दोस्त यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर बराबर वही 2 गुना दिस, हम लिख देते हैं तब फिर आपको हम समझाते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप -1 गुना आई कैप टू जे कैप माइनस के कैप बटे 2 - 1। एक बार देख लो दोस्त, सिंपल सा सवाल है, 2 गुना दिस -1 गुना दिस बाय 2 - 1। सिंपल सा सवाल है, कैसे लिखेंगे आप देखिएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 आई कैप, 2 जे कैप, 2 के कैप, -1 से मल्टीप्लाई, -आई कैप, -2 जे कैप प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्त, -आई कैप, -2 जे कैप माइनस प्लस के कैप बटे 2 में 1 गया 1, -2 आई कैप माइनस आई कैप -3 आई कैप, 2 जे कैप -2 जे कैप। दोस्त यहाँ पर कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 के कैप, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त इसको देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास P दिया हुआ है और Q दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 3 4, Q का कोऑर्डिनेट 4 1 -2। ओके, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R, यही तो निकालना है। देखो इसको वेक्टर का फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, लेट वेक्टर ए बराबर बना सकते हैं 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। वेक्टर बी बराबर कैसे बना सकते हैं, 4 आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ओके, अब इसका हमको क्या निकालना है दोस्त, पोजीशन वेक्टर आर। नाउ वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी बटे 2। क्यों, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का कंसेप्ट पढ़ाए हैं आपको, दोनों को जोड़ के बटे 2, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप प्लस 4 आई कैप जे कैप -2 के कैप बटे 2, 2 + 4 6 आई कैप 3 + 1 4 जे कैप 4 - 2 +2 के कैप बटे 2। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप बटे 2, 2 2 कट गया, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप, और ये हमारा आंसर हो गया। नोट कीजिए।
आइए दोस्त इसको देखते हैं हम लोग, सवाल नंबर 17 को देखते हैं ना। आइए क्या कहता है क्वेश्चन समझिए। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वेक्टर्स वेक्टर ए बराबर 2 3 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 4 k कैप, वेक्टर बी 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर सी i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे दोस्त आप ये बताओ, कोई ट्रायंगल है, अभी पता नहीं है कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। मान लेते हैं ट्रायंगल क्या है, ऐसा ही ट्रायंगल है, ठीक है। नाम क्या है उसका, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। बी के लिए क्या है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सी के लिए क्या है, पोजीशन वेक्टर i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। क्या कोई दिक्कत होगा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 3j कैप 5k कैप, ठीक है। मान लो ए से बी, बी से सी, तो अब क्या होगा, ए से सी, ए से बी, बी से सी, अब ए से सी। तो मेरे दोस्त आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्या होता है, दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर बराबर बड़ी भुजाओं का स्क्वायर। तो लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर का फॉर्म चाहिए। वेक्टर का फॉर्म निकालने के बाद तब आपको क्या करना होगा, मॉडुलस निकालना होगा। कोई दिक्कत, आइए लिखेंगे यहाँ पर, हेयर वेक्टर ए बी, ए से बी जा रहे हैं, तो 2 में 3 घटा, ध्यान दीजिएगा, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस, यानी ए से बी, बी में घटाना है तो बी को तो लिख दिया, माइनस 3i कैप 4j कैप 4k कैप। आइए घटाते, 2 में 3 गया, अच्छा स्टेप लिख दे, अच्छा ठीक है लिख देते हैं। आइए टेंशन मत लीजिए, यहीं लिखते हैं, ठीक है। 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। क्या कोई दिक्कत होगा, 2i कैप में 3i कैप गया तो माइनस i कैप, माइनस j कैप प्लस 3 प्लस 4j कैप 3j कैप, k कैप प्लस 4k कैप, क्या होगा 5k कैप। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है दिक्कत। अब आगे देखते हैं, ध्यान दो मेरे दोस्त, वेक्टर ए बी निकल गया, तो इसीलिए ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, रूट अंडर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फाइनली क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो मेरे दोस्त 9 1 10, 25 10 35। फिर उसी तरह से हम लोग वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। तो आइए वेक्टर बी सी निकालते हैं। वेक्टर बी सी क्या निकालेंगे, वेक्टर बी सी, अच्छा दिख रहा है ना, 1 मिनट, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर बी सी, बी से सी, आई में 2i गया, आई में 2i जाएगा तो क्या होगा दोस्त, आई कैप, यानी बी से सी, सी में घटेगा तो सी को लिख देते हैं i माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस, इसको घटाएंगे 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस 2 आई कैप, तो भैया माइनस आई कैप बचेगा, माइनस 3 जे कैप प्लस जे कैप, तो माइनस 2 जे कैप बचेगा, माइनस 5 के कैप, यहाँ माइनस 5 के कैप, 6 के कैप। इसका मॉडुलस निकालते हैं दोस्त। मॉडुलस कैसे निकलेगा आपको भी पता होगा। यहाँ बाद में यूज करेंगे ना, जगह का जरूरी है। वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर क्या होगा, -1 का स्क्वायर, फिर -2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, वन प्लस 4 प्लस 36। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 4 प्लस 5, तो अब यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, अब ये कितना हो जाएगा ऐड करके, 4 1 5, 36 और 40 41, 41। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी बी सी निकाल लिए, वेक्टर ए से सी, तो हम डायरेक्ट निकालने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझिएगा। वेक्टर ए से सी, तो सी में घटेगा, तो आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप में माइनस होगा, तो लिख देते हैं दोस्त ताकि टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप में घटेगा क्या, 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप, ठीक है। तो सी में ए को घटाना, तो सी तो यही है, आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप में ए घटेगा, तो कैसे लिखेंगे, आई कैप 3 जे कैप -5 के कैप -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। आई कैप में -3 आई कैप घटेगा, तो -2 आई कैप -3 जे कैप प्लस 4 जे कैप प्लस जे कैप -5 के कैप प्लस 4 के कैप माइनस के कैप, और ये हमारा AC निकल गया। तो अब AC का मॉडुलस निकालेंगे दोस्त। आइए AC का मॉडुलस, तो लिखेंगे यहाँ पर AC का मॉडुलस। AC का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, रूट अंडर -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, 4 + 1 + 1, रूट अंडर 6। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, तीनों निकालो, एक मॉडुलस ऑफ ए बी √35, मॉडुलस ऑफ बी सी √41, मॉडुलस ऑफ ए सी √6। तो यहाँ पर दो छोटी भुजा का स्क्वायर, किसको किसको पकड़ना चाहिए? आप एक बोलोगे सर मॉडुलस ऑफ ए बी ले लीजिए, चलो मॉडुलस ऑफ ए बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए सी का स्क्वायर बराबर बराबर क्या होगा दोस्त? अब इसको निकाल के देखते हैं, या मॉडुलस ऑफ ए बी क्या है बताओ? √35 का स्क्वायर, ए सी क्या है दोस्त? √6 का स्क्वायर। तो बताओ मेरे भाई, √35 का मतलब 35 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 6, 41। क्या हम 41 को √41 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल सर। अरे भैया, √41 का मतलब कितना है? √41 कहाँ गया?
मॉडुलस ऑफ BC का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ BC का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ मॉडुलस ऑफ AB का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ AC का स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ BC का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। यानी मॉडुलस ऑफ AB स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ AC स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ BC स्क्वायर। इसका मतलब हुआ हमारा ट्रायंगल ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हैंस ट्रायंगल ABC आर राइट एंगल ट्रायंगल एट किस पर? तो यहां ध्यान दो, किस पर होगा? एट ए पर होगा। क्यों? आपको हम रफ समझाते हैं फिगर। मान लो ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, यहाँ पर सी मान लो। अब गौर से देखो दोस्त, ए बी का स्क्वायर, बिल्कुल ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या है? बी सी का स्क्वायर। मिल गया ना? और यही हमारा प्रूव करना था, ठीक है। इसको नोट कीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए दोस्त 18 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ABC फिगर को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? देखो, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर AC बराबर। अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर AC। आपको हम ट्रायंगल लॉ पढ़ाए हैं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बराबर वेक्टर AC। क्या ऐसा कहीं है? चलो इधर लेके हम आते हैं, AB प्लस BC माइनस AC बराबर 0 वेक्टर। क्या कहीं ये है? AB प्लस BC माइनस AC, मतलब ये सही है, हमको तो गलत चुनना है। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं, इसको हम बदल के देखते हैं, AB प्लस BC, अब माइनस हो जाएगा प्लस, अगर हम CA बनाते हैं तब। तो बताओ प्लस CA कहाँ कहाँ है? AB प्लस BC प्लस CA, मतलब ये भी सही है। जहाँ पर माइनस CA है वो गलत है, मतलब हमको गलत ही तो चुनना था, और गलत ही तो हमारा सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है गलत को बताना है, ठीक है। तो ये भी BC माइनस CA, तो माइनस CA नहीं होगा दोस्त, प्लस CA होगा। देखो हम बना के दिखाए हैं। हाँ, यहाँ पर BC को तुम क्या लिख सकते हो? माइनस CB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 18 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त सवाल नंबर 19 को देखते हैं। इफ लेक्चर का सबसे लास्ट सवाल है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक कमेंट लास्ट में ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। वेक्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो बताइएगा। और दूसरी बात, इसमें और 2 लेक्चर में पूरा वेक्टर फिनिश कर देंगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। आइए देखते हैं सवाल नंबर 19। इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B आर 2 कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। मतलब इसमें से 4 को देखना है, वेक्टर A और वेक्टर B कोलिनियर होगा, उसके लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में? बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को खोजना है दोस्त। इनकरेक्ट का मतलब होता है जो सही नहीं है। कोलिनियर के लिए कंसेप्ट है, अगर ये भी अगर कोलिनियर है
तो वेक्टर ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब ये भी सही है। या वेक्टर बी बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, है ना, और ये भी सही है। क्यों? क्योंकि मान लो प्लस माइनस, मान लो ऐसा लिख सकते हो ना, वेक्टर ए बराबर 3 गुना वेक्टर बी, तो 3 क्या है? लेमडा है ना, इसलिए ये भी सही होगा। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल होगा दोस्त, 1 मिनट, क्वेश्चन तक गलत लिखे हैं हम। आर प्रोपोर्शनल, सॉरी नोट नहीं है दोस्त, आर प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल ये भी तो सही है। क्यों? देखो, मान लो वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और वेक्टर बी क्या है? 2i कैप 3j कैप 4k कैप। क्या कहा? प्रोपोर्शनल है ना। मान लो यहाँ पर 4 6 8 मान लेते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल क्या मतलब हुआ? 2/4 करेंगे क्या मिला? 1/2। 3/6 करेंगे तो क्या मिला? 1/2। 4/8 करेंगे तो क्या मिला? 1/2। यानी सेम प्रोपोर्शनल है। जब सेम प्रोपोर्शनल होगा तब पर भी क्या होगा? कोलिनियर होगा। इसका मतलब ये भी सही है। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्या कहा दोस्त? वेक्टर ए और बी सेम डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसा है दोस्त? सेम है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मान लो वेक्टर ए बराबर आई कैप जे कैप के कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। क्या लगता है कोलिनियर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? 1/2 1/3 तो बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी गलत है, और गलत डी है, लेकिन हमारा क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नंबर डी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो अर्थात ये भी सही था हमारा, ये भी सही था हमारा, ये भी सही था हमारा, लेकिन हमको चुनना था गलत। गलत ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही चुनना है, गलत ऑप्शन को चुनना है, क्योंकि इनकरेक्ट को चुनना है, करेक्ट को नहीं चुनना है, इनकरेक्ट को चुनना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? हमारा सही हो गया। तो दोस्त आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर दिए 10.2 को। वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और 10.3 10.4 दोनों कंप्लीट करके आपको हम भेज देंगे। और बहुत जल्दी हम लोग फिर नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पूरा कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। महा मैराथन होगा, लाइव क्लास होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।